दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी दूल्हे की जूती। शहनाई वाले बॉलीवुड की वही पुरानी धुन दूने जोश से बजा रहे थे। गेंदे की ट्रेडिशनल खुशबू से घर आंगन महक रहा था। देसी घी के लड्डू का स्वाद हवा में ही चखा जा सकता था। आंगन का एक कोना चाचियों मामियों की ढोलक से गुलजार तो था ही, पर साथ साथ उनकी चूड़ियों की खनक एक अजीब सी गर्माहट दे रही थी, जैसे ये भी कोई आशीर्वाद हो। पास से कोई लड़की गलती से भी गुजर जाए तो मेहंदी की खुशबू अंदर तक आपको भर देती थी। जयमाल होने को थी। कुल मिलाकर हिंदुस्तानी शादियों में जितनी प्रतिष्ठित निशानियां होती हैं, सब मेरे सामने मौजूद थीं। मैं निशांत कपूर और ये थी मेरे यार की शादी। जी हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप। मेरे सबसे अच्छे दोस्त करण की शादी थी और मैं गंगा घाट बनारस पहुंचा हुआ था। शादी लड़की वालों के घर से ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर आने जाने वाला बस इसी फिक्र में डूबा हुआ है कि सामने जो इंसान खड़ा है उसने कुछ खाया कि नहीं। मैं एक से पीछा छुड़ाता तो दूसरा कोई पकड़ लेता। कभी कोई काका, कभी कोई ताई, कभी खुद करण की मम्मी। यही नहीं, आप भले कितना कह लें कि जी मैं खा चुका हूं, लेकिन अगर आप पे किसी ने खाना पूछने की एनर्जी वेस्ट की है तो वो आपको कुछ न कुछ तो खिला के ही मानेगा ना। पर जी नहीं मालकों, ये खातिरदारी यूं ही मुफ्त की नहीं थी। दूल्हे के सबसे सॉलिड दोस्त होने के नाते जिम्मेदारी भी बड़ी सॉलिड थी। अरे दूल्हे मियाँ के जूते बचाए रखने की। अब देखो ना यार, ऐसे तो मम्मी बचपन से कान उमेट उमेट के सिखाती हैं, चोरी करना बुरी बात है, किसी का सामान बिना पूछे नहीं लेते, चोर को पुलिस ले जाती है। लेकिन हिंदुस्तानी शादियां कुछ मानती नहीं है। यहां तो चोरी का नेग है। दूल्हे की सजी धजी सालियां बेचारे के जूते चुरा लेंगी और फिर वापस करने के एवज में मोटी रकम मांगेंगी। सरासर जूते किडनैप होंगे और नंगे पैर बैठे बन्ना सा के बापू सा फिरौती की रकम देंगे। जो रकम नहीं मिली तो नई दुल्हनिया को लिए दूल्हा नंगे पैर ही घर जाएगा। लेकिन मेरे जैसे दोस्तों के रहते ये हो ही नहीं सकता था। आखिर हम किस दिन काम आएंगे। मैंने और करण के बाकी दोस्तों ने भी कसम खाई थी कि इस बार जूते चोरी ही नहीं होने देंगे। इन दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों की नाक में दम करा देंगे। हाँ, तो हुआ ये कि करण बाबू को घर में किसी रस्म के तहत जूते उतार कर बैठना था और उनके होने वाले ससुर साहब को उनका टीका करना था। अच्छा, यहाँ हमारा कोई काम नहीं था तो हम सारे दोस्त खाने के स्टॉल, जी हाँ, और खाने की जगह थी हमारे पेट में, की तरफ चल दिए। हम सब तो उस स्टेज पे पहुंचे जब हल्ला मचा कि भाई जूते कहाँ हैं दूल्हे के। हमारी नजर हटी थी और दुर्घटना घट गई थी। दूल्हे के दोस्त फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए थे और किनारे पिलर के पास खड़ी सालियां हरे दुपट्टे वालियां। बचपन से मम्मी ने सिखाया था कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, पर मम्मी की तो सुनता कौन है? यहां हम तो दुश्मन के आंगन में दुश्मन की फौज के साथ दुश्मन की ही दावत में बेफिक्र हो गए थे। खामियाजा तो भुगतना ही था। बेचारा करण बिना जूतों के जयमाल करने गया। हम वहीं स्टेज के पास खड़े थे। सोचा जा रहा था कि करें क्या। ऐसा करते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं, जूतों तक अपने आप पहुंच जाएंगे। एक ने कहा, भैया जूतों तक हम नहीं, फिर जूते हम तक पहुंचेंगे हैं, करण के नहीं बाकी घर वालों के, तो रहने दे। दूसरे ने कहा, भाई तुम दोनों रहने दो, मैं ही कुछ सोचता हूं। मैं सॉर्ट ऑफ दुखी था। आखिर हम सबके पास एक ही तो जिम्मेदारी थी और वो भी नहीं पूरी हो पाई थी। मैं कुछ सोचता इससे पहले ही दुल्हन के आने का शोर हो गया। हम सब सारी प्लानिंग छोड़कर जयमाल के लिए स्टेज की ओर बढ़ गए। तब तक दुल्हन और उनका गर्ल गैंग बिल्कुल हमारे बगल से निकला। खुशबू का एक तेज झोंका सा कुछ जैसे मेरी सांसों में उतर गया। मुड़ के देखा तो मुझे ही देख के एक लड़की अपनी लट झटक रही थी। उसके हाथों में ब्रेसलेट का नग चमक रहा था और उसके परफ्यूम की महक और तेज हो गई थी। वो थोड़ा और पास आ गई थी। फिर वो मेरे पास थोड़ा धीमी हुई, एक टेढ़ी सी मुस्कुराहट मेरी ओर फेंकी और कुछ बाएं झुककर सीधे दुल्हन के साथ स्टेज पे चढ़ गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। लोग मेरे पीछे से आगे चढ़ते चले गए। लाइटनिंग फास्ट रिएक्शन जैसा कुछ हुआ कभी आपको? माने तेज चपके जैसा कुछ?
उस टेढ़ी मुस्कुराहट में वैसा ही कुछ था। मैं भूल गया था कहाँ खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं। कुछ ऐसा जिसे मैं कह तो नहीं पा रहा, पर भाई साहब महसूस उससे ज्यादा मुझको अब तक कुछ हुआ ही नहीं था। मेरी दोस्तों की टोली भी तब तक चली आई थी। एक ने कंधे पे हाथ रख के कहा, आए ये तो दुश्मन चैलेंज करके चला गया। हाँ चैलेंज? कैसे चैलेंज भाई? जूते? हाँ रे मैं खा लूंगा जूते। अबे निशान पागल हो गया क्या? जूते ढूंढने हैं, खाएगा क्यों? हाँ हाँ जूते जूते जूते, करण के जूते। हाँ हाँ। पर अब केवल जूते नहीं ढूंढने थे, एक चेहरा भी ढूंढना था जो जाने जयमाल वाले स्टेज से उतरकर कब कहां चला गया था। खाना खाते लोग मुझे सडनली बड़े सुंदर लगने लगे थे। हुआ यूं कि सजे धजे घर के पीछे वाले हिस्से में खाने का इंतजाम था। मैं सब जगह देख दाख के यहाँ खाने वाली साइड आया था और यहीं मिली थी वो अपनी सारी सहेलियों के साथ खाना खाती हुई। मैं वहीं पिलर के पास खड़ा उसको देखता रहा। फिर किसी ने मेरे हाथ में मलइयों का कुल्हड़ थमा दिया। यार अब पूछने मत लगना कि मलइयों क्या है। बनारस की एक दूध की मिठाई है जो मैं यहाँ आने के बाद न जाने कितनी खा चुका हूँ। हाँ तो कहाँ थे? मैं देख रहा था उसको, फिर मैं खाते खाते देख रहा था उसको। यकीन मानिए ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया था। मतलब कभी ऐसे छुप छुप के हिंदी फिल्मों टाइप हरकतें की ही नहीं थी। और वो थी कि पलट ही नहीं रही थी। क्या तो बिल्कुल ही बगल से मुस्कुरा के चली गई थी और क्या तो अब दूर से देखती नहीं थी। मैंने डिसाइड कर लिया कि जाके ही बात करना ठीक होगा। मैं बढ़ता इससे पहले मेरी फौज चली आई। अरे पेटू कितना खाएगा? वहां करण फेरों पे बैठ गया है। बस अब 2 घंटे का टाइम है और उधर से नेक की मांगे बढ़ती जा रही हैं, जानता है? 51,000 की डिमांड है सीधी। भैया चल। यार हद है, ये जूते तो आफत हो गए थे। तब तक करण के पापा हमारे पास आए। बेटा बब्बन फूफा जी को देखा क्या? नहीं अंकल, बब्बन फूफा जी तो नहीं दिखे। अरे कोई ढूंढो उनको, मेरा बैग उनके पास है, सारा कैश वहां है, नेक कैसे दूंगा? बब्बन फूफा जी, इनका तारुफ तो कराना मैं भूल ही गया। हर हिंदुस्तानी शादी में एक चाचा, फूफा या जीजा ऐसा जरूर होता है जिसका निकनेम रायता रखा जा सकता है। इनको फैलने के लिए कोई खास वजह नहीं चाहिए होती, बस मन होना चाहिए। ये रोटी पे कम घी से लेके बिसात पे दाग और खुद पे दिए जा रहे कम ध्यान, किसी भी बात पर मुंह फुला सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ऐसे लोगों के मुंह में आप हर वक्त कुछ मीठा भरते रहें ताकि वो ज्यादा कड़ुआ ना बोल सकें। ऐसे ही थे करण के बब्बन फूफा जी। फूफा जी की एक और आदत थी, भूल जाने की आदत। हो ना हो वो बैग लेके चले गए होंगे और भूल गए होंगे कि उनके पास कोई बैग भी है। ढूंढना बेटा निशान, देख कहाँ गए? होटल तो नहीं चले गए? बब्बन फूफा जी, मन तो किया फूंक से उड़ा दूं। अब तक सामने से वो मोहतरमा भी गायब हो गई थी। ढूंढने को अब 3 मसले थे, फूफा जी, मोहतरमा और दूल्हे की जूती। फेरे पड़ रहे थे। पिछले आधे घंटे का रिकैप ये था कि पूरे घर को देखने के बाद भी बब्बन फूफा कहीं नहीं मिले। हम लोगों ने करण के पापा से बेशर्म होके ये तक पूछ लिया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फूफा जी भी उस विशेष ग्रुप के साथ पार्टी करने निकल गए हों जिनकी हिंदुस्तानी शादियों में कार की डिक्की खोलकर अलग ही पार्टियां चल रही होती हैं। ये कहने पर बड़ों के बारे में इस तरह बात करने पर हमको पूरे 10 मिनट का लेक्चर मिला था। बाय गॉड, ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वापस 10वीं में पहुंच गए हूं। खैर, फूफा जी नदारद ही रहे। दूसरा ये कि दूल्हे की जूतियां भी कहीं नहीं मिली। हमने छोटे बच्चों के बेबी बैग तक देख डाले। लो, आपको मजाक लग रहा है? मालको एडवाइस सॉलिड दे रहा हूं, लिख के रख लो। किसी बच्चे का डायपर बैग दूल्हे के जूते छुपाने की सबसे सेफ जगह है। एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। पर यह सेफ जगह भी किसी काम नहीं आई। तो फाइनली हम सारे दोस्त मुंह लटकाए फेरों में आके बैठ गए थे। करण के हाथ में दुल्हन का हाथ थमा दिया गया। 7 जन्मों के 7 वचन भरे जा रहे थे। दुल्हन कुछ शर्माई सी थी, थोड़ी उदास थी। उसके पापा हाथ में हल्दी मल रहे थे। शायद यहीं से लड़की के हाथ पीले होने वाली कहावत चली हो। दोनों की ही आंखें थोड़ी थोड़ी भीगी थीं। तभी अचानक कहीं से आवाज आई, अरे सांवरी, ढोलक तो उठाओ भाई।
एक साथ दूल्हे की सालियां द हरे दुपट्टे वालियां जोर जोर से गाने लगी। अरे कोठे ऊपर कोठरी मैं उस पे रेल चला दूंगी, कोठे ऊपर कोठरी, जो मेरी सासू प्यार करे तो सारे तीर्थ करा दूंगी, जो मेरी सासू लड़े लड़ाई 2 चूल्हे करवा दूंगी। बड़े भयानक गाने थे। गाना आगे भी था पर आप फील तो समझ ही गए होंगे। मैं और भी डर गया था जब देखा कि ढोलक तो वही मोहतरमा बजा रही हैं और ढोलक बजाते बजाते हम ही को देखे जा रही हैं। अरे वही जिनका नाम सांवरी था और जिनके सांवरे सलोने चेहरे में मैं खोता जा रहा था। मजे की बात यह थी कि इतनी स्ट्रॉन्ग धमकी के बाद भी आंटी हंसे जा रही थी। तब बगल वाली बुआ जी ने समझाया, ये सीठने गा रहे हैं छोरा, शादी ब्याह में तो यूं छेड़छाड़ हुआ ही करे है। मेरी जान में जान आई। काजू बादाम कॉफी दूध सब के दौर चल रहे थे। लोग ऊँघते से वहीं फेरों के आसपास बैठे थे। गाने बजाने के दौर भी चल रहे थे और इसी मिली जुली फिजा में जहां एक तरफ करण दुल्हन की मांग भर रहा था, किसी की नहीं सांवरी की आंखें मेरा दिल भर रही थीं। फेरे हो गए, सब खाना खा चुके थे, विदाई की सारी रस्में लगभग हो चुकी थीं और अब भी जूतों का कोई पता नहीं चला था। अब देरी हो रही थी। अंकल को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था। ऊपर से कैश वाला बैग लिए बब्बन फूफा अभी तक लौटे नहीं थे। डबल बेइज्जती का खतरा बड़ा तीखा था और इस बात के बहुत चांसेस थे कि मैं और मेरे दोस्त इन सालियों द हरे दुपट्टे वालियों के मजाक की तोप के गोले बनने वाले थे। घर की सीढ़ियां गंगा घाट पर उतरती थीं। कुछ नहीं समझ आया तो मैं उन्हीं सीढ़ियों पर उतर गया। अभी कुछ ही देर पहले दूल्हा दुल्हन ने यहीं इन्हीं सीढ़ियों से गंगा में मन्नत के दिए छोड़े थे। कुछ दूर बह गए उन दियों की रोशनी रात के सन्नाटे को चीरती सी लग रही थी। जी चाह रहा था कहीं से ढूंढ के सांवरी को भी ले आऊं और उससे कहूं, यार तुम करण के बापू से ना 51 नहीं 71,000 ले लो, उसके जूते भी मत दो, पर मेरी सुन लो। अपने ही सबसे अच्छे दोस्त की शादी में मैंने दोस्त से ज्यादा तुमको देखा है। अब क्लियर कर ही दो ना, तब से लुक दिए जा रही हो, बात करनी कि नहीं? पर अव्वल लड़की पक्ष की किसी भी लड़की से इस तरह बात करना सरासर बदतमीजी होती और दूसरा ये कि मैं इस बदतमीजी के लिए 100% तैयार भी था, लेकिन उसके लिए सांवरी मिले भी तो जाने कहां गुम थी। तभी सीढ़ियों के पास कुछ खुसफुसाहट सुनाई दी। बकवास मत कर सोनू, जूते तेरे पास ही तो थे। अरे नहीं सांवरी दीदी, जूते तो हमने चुराए ही नहीं, तो कैसे होंगे हमारे पास? सोनू, पूजा में सिर्फ तू बैठा था, अगर तूने जूते नहीं चुराए तो जूते किसके पास है? अच्छा बेटे, ओहो, इसका मतलब जूते सालियों द हरे दुपट्टे वालियों के पास भी नहीं थे। मतलब जूते सचमुच चोरी हो गए थे। मतलब मुझे सांवरी एंड गैंग का राज पता चल गया था। मैं फौरन अंधेरे से निकल के सांवरी एंड कंपनी के सामने आ गया और जितना गंभीर हो सके उतनी गंभीर आवाज में बोला, मतलब आपके पास जूते हैं ही नहीं, और जब जूते नहीं तो नेक कैसा? मुझे देखकर सोनू मास्टर तो दुम दबा के भाग लिया, लेकिन सांवरी वहीं रह गई। कहिए, क्या कहती हैं? अब क्या कहें, अब तो सब आपको पता ही चल गया। वो मुस्कुरा दी। तो जूते सचमुच चोरी हो गए। अब आप अंकल को बता दीजिए और हम नेक की डिमांड भी पीछे कर लेंगे। मेरे पास एक और रास्ता है, मैंने कहा और वो चौंकी हुई निगाहों से मुझको देखने लगी। यार मुझे ना बस उसी टाइम प्यार हो गया था। वो मेरी तरफ टकटकी बांधे देखे जा रही थी, इस उम्मीद में कि मैं कुछ कहूंगा। मेरे दिमाग के बैकग्राउंड में फुल वॉल्यूम में गाना बज रहा था, न तुम जानो न हम। सांवरी को रोकने के लिए कह तो दिया बच्चों की रास्ता है, पर अब आगे क्या? रास्ता क्या, मुझे तो पगडंडी भी नहीं सूझ रही थी और वो अपनी हेडलाइट जितनी बड़ी आंखों से मुझे ही देखे जा रही थी। बताइए कैसा रास्ता? मेरा नाम निशांत है। हाँ पता है, माँ ने बताया। इसका मतलब आपने उनसे मेरे बारे में पूछा? मैंने टॉपिक चेंज करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाया और फिर ये ज्यादा जरूरी भी था। अब आप पूरे टाइम ऐसे ही देखते रहेंगे तो पूछना तो पड़ेगा ही ना। मैं खींच गया। इतने डायरेक्ट जवाब की उम्मीद नहीं थी मुझे। खैर उस वक्त भगवान का करम यह हुआ कि याद आ गया, गाड़ी में करण के एक जोड़ी जूते और पड़े थे।
दरअसल वो जूते उसे कुछ देर पहनने के बाद पैर में काटने लगे थे, इसलिए हम वैसे ही डिजाइन के थोड़ा बड़े जूते ले आए थे। एक जोड़ी जूते और हैं, आपका काम चल जाएगा। सांवरी चहक उठी। हम पीछे के रास्ते से जाकर गाड़ी से जूते निकाल लाए। उसने रास्ते में एक बार मेरा हाथ भी पकड़ा था। ऐसा लगा दोस्त को धोखा देना सफल हो गया। आखिर दोस्त के ही तो काम आ रहा था। सांवरी उछलती हुई वो डुप्लीकेट जोड़ी लिए आंगन में पहुंची, जहां सब जूतों के इंतजार में थे। विदाई इन्हीं के लिए रुकी हुई थी। सारा का सारा गर्ल्स गैंग हरकत में आ गया। मैं चुपचाप पीछे से अंदर आया तो समझा गया कि सांवरी मुझसे छीन के जूते लाई है। लड़कियों का जोश और बढ़ गया। सांवरी करण को देखकर मुस्कुराई और उसे जूते पहनाने के लिए बैठी ही थी कि आवाज आई, भाई विनोद बाबू, आपका बैग हमारे साथ चला गया था। अब ये कमबख्त हमारे जूते किससे बदल गए? चलना मुहाल हो गया है। अरे कैसे शादी है भाई, किसी के जूते तक सेफ नहीं है यहाँ पे। बब्बन फूफा जी थे। उनके पैरों में बिल्कुल करण जैसे ही काले जूते थे, या ये कहूं कि करण के ही काले जूते थे। पूजा के बाद वो बेख्याली में करण के जूते पहन के चल दिए थे। और ठीक इसी वक्त जब हम सांवरी की आंखों में हीरो थे, हमारा पर्दाफाश हो गया था। एक एक करके सारे दोस्तों की और फिर करण के पापा की और फिर करण की आंखें मेरी तरफ घूमी। सांवरी मुझे देखकर मुस्कुराई और फिर अपना घाघरा समेट कर वहां से भाग गई। मैं भी भाग जाना चाहता था, पर कहाँ जाता। अचानक अंकल बोले, भाई करण, लगता है बनारस से ही एक और शादी की तैयारियां करनी पड़ेंगी। तुम्हारे दोस्त मियाँ भी घोड़ी चढ़ने को तैयार दिखते हैं। पर सुनो, अब की दूल्हे के जूते एक ही जोड़ी खरीदना। दोस्तों, कहानी खत्म, पैसा हजम।